नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उसका मॉडल टेस्ट संख्या 6 इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आज देखते हैं हम कि इससे पहले 5 मॉडल टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, 5 मॉडल टेस्ट हो चुके हैं। उनसे जुड़ने के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से शेड्यूल वाइज जिस प्रकार हमने डिवाइडेशन कर रखा है उस आधार पर आगे हम 7वां शेड्यूल लेकर आएंगे। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए। निम्न में से किसे भारत का लिंकन कहा जाता है? क्या है? निम्न में से किसे भारत का लिंकन कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्या कहा जाता है? भारत का लिंकन। भीमराव अंबेडकर को, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, या जवाहरलाल नेहरू को, या महात्मा गांधी को? ठीक है, महात्मा गांधी की बात करें, आप जानते हो इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है। जवाहरलाल नेहरू है तो इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1889 को होता है। ठीक है, 1889 को होता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, इनका जो जन्म है वो नवंबर 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में होता है। ये तो थी जन्म से संबंधित बात। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी मध्य प्रदेश में जन्म होता है। तो ये संबंधित है, हालांकि जन्म से संबंधित प्रश्न प्रथम श्रेणी में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हमें इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें। तो भारत का जो लिंकन है वो किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसके अलावा इनको दलितों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलितों का मसीहा। आधुनिक मनु भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु भी इनको कहा जाता है। किनको? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, इनके बारे में कुछ और बातें हैं, वो देखते हैं हम क्या है। ये देखो आप, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1893 में हुआ, ये हमने देखा, मध्य प्रदेश के महू छावनी में। और आधुनिक काल के मनु है और भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। एक जो वाक्य है वो पूछा जाता है कि इनको जननी किसने कहा? यानी ये है जनक, जनक का अर्थ पिता। भारतीय संविधान के जनक इनको कहा जाता है, लेकिन इनको जननी किसने कहा? के वी राव। ये एक ही फैक्ट है जो कई बार पूछा जाता है। के वी राव ने इनको जननी कहा है। किसको? आपके भीमराव अंबेडकर को। दलितों के मसीहा है और हिंदू समाज के लिंकन इनको कहा जाता है। दलितों के बारे में इन्होंने बहुत सारा काम किया। 1930 से लेकर 1932 तक गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने दलितों की आवाज उठाई, वहां मांग उठाई, और तीनों सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। 16 अगस्त 1932 को जो सांप्रदायिक पंचायत जो होता है वहां भी इन्होंने भाग लिया था। आगे देखो, प्रश्न संख्या दूसरा। निम्न में से किन के द्वारा 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की गई? ठीक है, ये बहिष्कृत सभा से संबंधित प्रश्न है। ये किसने की? फैक्चुअल सा प्रश्न है, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या चाचा नेहरू? नेहरू की बात करें तो इनका जन्म 1889 को हुआ था, हमने बात की। और अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में होता है। हालांकि जन्म से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ में आप ध्यान में रखना कि जो है 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत की स्थापना भी भीमराव अंबेडकर ने की। यहाँ दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा पूछे तो भीमराव अंबेडकर कब? 20 जुलाई 1924 को। और बहिष्कृत भारत इनका एक जो है समाचार पत्र है। बहिष्कृत भारत इनका क्या है? ये एक समाचार पत्र है।
क्या है? समाचार पत्र है। ये जो समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र है 3 अप्रैल जो है 1927 को इन्होंने निकाला था। इसके साथ-साथ इनके और भी समाचार पत्र है, जैसे मूक वाहक, मूक वाहक, जनता, समता, ये भी इनके समाचार पत्र है। पुस्तकों की बात करें तो भीमराव अंबेडकर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गांधी एंड गांधीजम। क्या? गांधी एंड गांधीजम, ये भी इनकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वर्दु सुधराज एक और पुस्तक है इनकी, एक और इनकी पुस्तक है, वो है वर्दी सुधराज, वर्दी सुधराज। बाकी सारी आगे प्रश्नों में आएंगे, आगे प्रश्नों में दिए हुए हैं। वर्दी सुधराज इनका महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है। तो ये जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर के शब्दों में जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। इनका जो मेन उद्देश्य था वो दलितों का उद्धार करना ही था। इन्होंने दलितों के ऊपर ही लगभग काम किया, तभी तो इन्होंने बहिष्कृत भारत सभा जो है वो 1924 में, और जो आपके बहिष्कृत भारत है वो 1927 में निकाला था। ठीक है, 1927 में जल सत्याग्रह भी इन्होंने किया था। ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या किया था इन्होंने? जल सत्याग्रह किया था 1927 में। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 देखिए आप। प्रश्न संख्या 3 देखो। 3 अप्रैल 1927 को, ये बात हम कर चुके हैं, 3 अप्रैल 1927 को मुंबई में एक पाक्षिक समाचार, पाक्षिक यानी 15 दिनों से जो समाचार पत्र आता है वो पाक्षिक समाचार पत्र था। वो उसका नाम था बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? चाचा नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और भीमराव अंबेडकर। किसने किया? ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है भीमराव अंबेडकर। क्या रहने वाला है? अभी पिछले प्रश्न में हम बात करके आए थे, तो इनका उत्तर है वो रहेगा आपके भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 1930 से लेके 32 तक जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। दलितों की मांग को इन्होंने उठाया था, और गांधी जी के साथ इनका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता था। आगे चलते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए प्रश्न से संबंधित भीमराव अंबेडकर के समाचार पत्र देखो आप कितने महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। मूक नायक, क्या है? मूक नायक, मूक नायक, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है इनका। बहिष्कृत भारत जो कि 1927 में, 1927 में 3 अप्रैल 1927 में इन्होंने प्रकाशन किया था। समता भी है, जनता भी है, और प्रबुद्ध भारत भी इनका ही है। प्रबुद्ध भारत भी इनका ही समाचार पत्र है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछने की क्षमता रखता है। आगे देखिए आप, प्रश्न संख्या 4 देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मेरी एक थ्योरी रहती है, अपने 75 ही प्रश्न होते हैं। रा, राजस्थान इतिहास या भारत के इतिहास से संबंधित 15 एक नंबर का मैटर इसमें आता है। 2 प्रकार के प्रश्न बनाने का प्रयास रहता है, फैक्चुअल और व्याख्यात्मक। तो थोड़े 7-8 प्रश्न अपने व्याख्यात्मक कर लेते हैं, बाकी सीधे तारीख से संबंधित या किसी पुस्तक या बुक से संबंधित सीधा प्रश्न लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, आपका ये रहेगा अल हिलाल, और अल हिलाल और अल जो है, थोड़ा देखो आप इसको, समाचार पत्र देखो कितना महत्वपूर्ण ये देखो, अल हिलाल और अल बिलाग समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था? भीमराव अंबेडकर की बात हम कर चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस, चाचा नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इनका जो जन्म है, मौलाना अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो 11 नवंबर, ये आप ध्यान में रखना, 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का सऊदी अरब, मक्का सऊदी अरब में हुआ। ठीक है, एक 11 नवंबर से संबंधित 2-4 बातें अपने देखते हैं, अलग है, इस प्रश्न से हटके, मैटर से भी हटके। एक तो 11 नवंबर को 1978 को SIERT की स्थापना होती है। ठीक है, एक 11 नवंबर को जो है, 11 नवंबर को 1888 को जो है इनका जन्म होता है सऊदी अरब में।
आपके मौलाना साहब का। एक जो है 11 सितंबर है, 11 सितंबर है। ये क्या होता है, 11 सितंबर को शिकागो में 1893 के अंदर क्या है, धर्म प्रचारक का जो सम्मेलन होता है उसमें स्वामी विवेकानंद भाग लेते हैं। तो 11 नवंबर से संबंधित कई बातें थी वो हमने की, ये थोड़ा सा प्रश्न से हटके था। अब आप देखो, अल हिलाल और अल बिलाग समाचार पत्र किसका है, ठीक है, अल हिलाल और अल बिलाग समाचार पत्र किसका है, तो ये रहने वाले हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की ये रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा आप देखो इसमें क्या है कि प्रश्न संख्या 4 हो गए हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है देखो व्याख्याता के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, ये एक देखो आप, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, बाकी जो सदस्य हैं दूसरे सब्जेक्ट के हैं वो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, आज आपकी 5 मिनट हम टाइम लेंगे। हिंदी सब्जेक्ट जो फर्स्ट ग्रेड में है, फर्स्ट सेकंड पेपर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जिस प्रकार हम शेड्यूल वाइज लेकर आ रहे हैं और जिस प्रकार से उनका पाठ्यक्रम हमने डिवाइडेशन करके आपको दे रखा है पर, उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। उसी प्रकार जो है हिंदी का पाठ्यक्रम है उसको हमने 6 भागों में बांटा है। पाठ्यक्रम आप सभी जानते हो, पाठ्यक्रम आपको सारा पता है। देखो ये पाठ्यक्रम रहने वाला है, ये तो हमने बांटा है, ये पाठ्यक्रम है आरपीएससी की साइट पर जो है उपलब्ध है, सभी को पता है, आपके पास भी है, ये सारा पाठ्यक्रम है, ये आपको पता है। ये देखो इस प्रकार से ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये 300 अंकों का होता है और 3 घंटा अवधि होती है और 150 क्वेश्चन होते हैं, ये सारी बातें आप जानते हो। मेन समझ बात जो है वो ये है, ये देखो यहाँ से इस पाठ्यक्रम के 3 स्तर हैं, हमारे जो सेकंड पेपर के जो पाठ्यक्रम के 3 स्तर हैं, वो 3 स्तर में से हमने यहाँ पर प्रथम स्तर में जो बनाया है, ये देखो उच्च माध्यमिक स्तर का है, फिर जो है माध्यमिक स्तर का है, इस प्रकार से 3 इसके हैं। पहला जो हमारा पाठ्यक्रम रहने वाला है 5 जनवरी को जो पहला पेपर आपका होगा, इसमें हमने इसको देखो 150 क्वेश्चन रखे हैं। इसमें ये उच्च माध्यमिक स्तर का क्या क्या लिया है वो देखो, उच्च माध्यमिक स्तर का हमने ये जो सिस्टम है उच्च माध्यमिक स्तर का लिया है। स्नातक स्तर में ये इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ व इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का आरंभ, ये सारी बातें आएगी। और स्नातकोत्तर जो स्तर है उसमें हमने काव्य हेतु लक्षण प्रयोजन इनको रखा है। अब इसमें देखो आप प्रश्नों की संख्या क्या रहती है, एग्जाम में जैसी व्यवस्था है वैसी ही व्यवस्था हम यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम के अंदर इसमें से जो है 40 से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 से 45 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा जो है स्नातक स्तर का है, ये 50 से 55 के प्लस प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित पूछे जाते हैं, वही हम यहाँ पूछने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो है 30 से 35 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और वो उसमें कहानियाँ इससे संबंधित हम पूछने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के हिंदी का जो मैटर होता है वो 130 प्रश्नों का होता है, 120 प्रश्नों का होता है। जो 30 प्रश्न होते हैं वो हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान से है। अब शिक्षा मनोविज्ञान वाला भी ये लोचा हो रहा है कि सर फर्स्ट पेपर में रखेंगे या सेकंड पेपर में रखेंगे। देखिए हम दोनों तरफ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे, जहाँ रखेंगे वहीं कोई बात नहीं, अपने को फायदा ही होने वाला है, ठीक है, किधर रखेंगे वो भी चल जाएगा। तो यहाँ 30% जो रहते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के रहने वाले हैं, यानी 150 प्रश्न का हमने परफॉर्मा तैयार किया है। आप ऐप पर ये सारे बाकी जो आने वाला टेस्ट है इसके बाद आपको 20 तारीख को मिलेगा। इस प्रकार से दिसंबर तक हमने अपने पूरे पाठ्यक्रम को समग्रता के सिद्धांत पर एक बार कवर करने का प्रयास किया है। अब ये मेन समस्या आती है, बच्चे हमारे साथ ही पूछते हैं कि सर हम बुक कौन सी पढ़ें, किस बुक से तैयार करें। देखिए बुकें सारी अच्छी है, आपके पास जो बुक वर्तमान में है आप उसी को ही पढ़ते रहिए। सिलेबस सब ऑल राजस्थान में एक जैसा है, सिलेबस आपके पास में है, बस आप तो सिलेबस में से टॉपिक निकालिए, उस टॉपिक में से किसी भी गाइड में से पढ़ें, किसी बुक में से पढ़ें, एक में से पढ़ें, दो में से पढ़ें, आप अपना कंटेंट तैयार करें और हम यहाँ अपना टेस्ट लेंगे और अपने आप को देखेंगे कि हमारी तैयारी कितनी, ठीक है। सिलेबस हमारे सामने है, ये 5 तारीख तक टाइम दिया गया है। इसमें देखो 15 दिन का टाइम है और 15 दिन के टाइम में हमें इतने टॉपिक को पढ़ना है और तैयार करना है, ठीक है। जितना कर सकते हैं उतना करें। फर्स्ट उस पेपर के अंदर हम फिर एग्जाम में देकर देखेंगे कि कितना हम कर पाए कितना नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी जो जानकारी है वो आपको ऐप पर टेक्निकल टीम से मिल जाएगी। थोड़ी सी जानकारी थी ये हमने आपको दे दी है, ठीक है, ये आपको दे दी है। कुछ जो साथी थे हमारे उन्होंने
मांग की थी कि सेकंड पेपर का सर क्या कुछ किया जाए, तो उसको लेकर ये एक नया जो नवाचार है वो हम करने जा रहे हैं। आपकी जो सहयोग है वो उम्मीद पूर्वक रहेगा। और 150 क्वेश्चन जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आरपीसी द्वारा, उसी जो है फर्स्ट पेपर जिस प्रकार हम कर रहे हैं, बिल्कुल उस के आधार पर इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो है टेस्ट सीरीज रहने वाली है। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब पूरा पाठ्यक्रम आपको एक बार दिसंबर तक कवर हो जाएगा। उसके बाद हम 2 मेगा टेस्ट पूरे जो आगे दिए हुए हैं, यानी 5/12 को पहला मेगा टेस्ट होगा और 20/12 को दूसरा मेगा टेस्ट होगा। यानी इसका शेड्यूल सीधा सीधा रहने वाला है। यहाँ मैं ज़्यादा स्लाइड को इसलिए नहीं छेड़छाड़ कर रहा हूँ ताकि बाद में ये टेक्निकल टीम है नहीं और फिर मेरे ये आपसे पता है इतना सेट होता नहीं, फिर इसलिए यहाँ मैंने जैसा है बताने का प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा, कि पहला आपका 5 तारीख को होने वाला है और 5 तारीख का जो पाठ्यक्रम है वो ये रहने वाला है। पहले पाठ्यक्रम जो है वो ये रहने वाला है। ठीक है, आप इतना ध्यान कर लें, 5 तारीख को ये टेस्ट होने वाला है, उसका पाठ्यक्रम इतना है, हमारे पास टाइम 10-12 दिन बचे हैं, हम उसमें इतना कार्य तैयार करेंगे, फिर हमारा टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखोगे। बाकी इसका जो सिलेबस है वो आपके पास में है, आप अपने किसी भी जो नोट्स ले रखे हैं उनमें से पढ़ें, आपके पास जो गाइड है उसमें से पढ़ें, किसी भी तरीके से पढ़ें। हमारा कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आप हम जिस प्रकार करवा रहे हैं वही करें, हमारे नोट्स पढ़ें सारे, इस ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ें और अब तो बस इसका इसको ध्यान में रखें। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम चलते हैं वापस हमारे उसी पर जो प्रश्न हम कर रहे थे उधर आते हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या 4, अल हिलाल और अल बिलाग जो हैं वो क्या है? ये समाचार पत्र है और ये किनके हैं? ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, स्वतंत्रता के उपरांत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहे थे और इनका जन्म हमने 11 नवंबर 88 मक्का सऊदी अरब में पढ़ा। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इनके जन्म के दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। ये भी हमें क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र दी कामरेड का भी प्रकाशन किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दी कामरेड कई बार पूछ ले कि दी कामरेड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया है, तो वो रहेंगे हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आगे देखो, ये देखिए 1920 में अलीगढ़ में, ये भी प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया प्रश्न है। अ, 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, एग्जामिनर के क्या होता है कि कई बार ऐसे प्रश्न जब वो देखता है ना, तो सीधा उसका क्या है, ध्यान आकर्षित होता है और वो उस प्रश्न को उठाने की क्या है, चेष्टा कर लेता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की, जिसमें 1934 को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, ये एक संस्था थी। तो ये जो संस्था थी वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की ही रहने वाली, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम आपको डिवाइड करके दिया हुआ है, उसमें आपको भीमराव अम्बेडकर और मौलाना अब्दुल कलाम को ही पढ़ना था, से संबंधित ही प्रश्न है। तो आप कुछ तो वैसे भी उत्तर दे सकते थे। ये देखिए इनसे संबंधित 1 2 4 बातें और है। कई बार एग्जाम में पूछने वाली जो एग्जाम में प्रश्न से रिलेटेड बात है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी जो रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है, इंडिया विंस फ्रीडम। अब याद रखने के लिए आप कुछ भी इनको रटकर याद रखें, अभ्यास से रखें, जो भी आप कर सकते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम आपको पता होना चाहिए किसकी है, अब्दुल कलाम आजाद की है, जो कि हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। मौलाना आजाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। देखिए आईआईटी का सीधा पूछ ले कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो भारत के प्रथम प्रधान शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। आगे देखो, तसीमो कांड, यहाँ से जो है भारतीय हिस्ट्री वो कंप्लीट होती है। और अब राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ प्रजामंडल और कुछ जो आंदोलन है उनसे संबंधित प्रश्न हम लेके आए हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। तसीमो कांड की घटना कब हुई, ये बताना है हमें कि तसीमो कांड की घटना कब हुई थी। तो ये जो तसीमो कांड की घटना है ये धौलपुर के अंदर क्या है कि यहाँ छतर सिंह और पंचम सिंह 2 व्यक्ति थे, वो शहीद होते हैं, झंडे को लहरा रहे थे और वहाँ गोलीबारी हो जाती है, इस प्रकार की घटना है। और वो होती है 11 अप्रैल 1947 को। फैक्चुअल प्रश्न है, तारीख से संबंधित है, सीधा तारीख ही पूछता है। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी बात है वो देख लो आप। धौलपुर में क्या है, प्रजामंडल का मुख्यालय जो था वो भी तसीमो ही था। धौलपुर का कई बार सीधा पूछ ले कि धौलपुर का प्रजामंडल का जो आपके मुख्यालय था वो कहाँ था, तो तसीमो था। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ 11 अप्रैल को
जो है 1947 को एक तसीमो कांड हो जाता है। तसीमो कांड में क्या है, छतर सिंह और पंचम सिंह जो व्यक्ति थे, छतर सिंह और पंचम सिंह दोनों कछवास जो है वो शहीद हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या है, मेला भी लगता है। ये तो अलग बात है कि इस दिन मेला लगता है, ये तो बाद की बात है, लेकिन 11 अप्रैल 1947 के दिन ये दो व्यक्ति एक नीम के पेड़ के नीचे झंडा लहरा रहे थे, और वहां से क्या है, अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाने पर ये दोनों व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। ठीक है, ये आप घटना आपने अब बहुत बार पढ़ी भी है। आगे चलते हैं। कुंज बिहारी, देखिए आप, कुंज बिहारी मोदी, लक्ष्मण स्वरूप मोदी, सॉरी, आपके कुंज बिहारी मोदी और लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, इंदर सिंह आजाद और नाथूराम मोदी व मंगल सिंह प्रमुख नेता किस प्रजामंडल के हैं? अलवर प्रजामंडल, कोटा, बीकानेर, सिरोही। तो जो अलवर प्रजामंडल है, इनकी स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा ने की थी। किसने की थी? हरि नारायण शर्मा ने। हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी ने 1938 में स्थापना अलवर की थी। कोटा प्रजामंडल की भी स्थापना 1938 को ही 1939 को, सॉरी 1939 को नैनूराम शर्मा ने की थी। नैनूराम शर्मा ने की थी। ठीक है, और बीकानेर जो प्रजामंडल है, उनकी 1936 में मग्गाराम वेद ने प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने? मग्गाराम वेद ने। मग्गाराम वेद ने। इनके अन्य सदस्य भी थे इनके साथ में, उनकी भी बात करेंगे। बीकानेर में जैसे इनके साथ में जो थे वो आपके लक्ष्मण दास अन्य नेता हैं, उनकी बात करें बीकानेर में। बीकानेर में जो अन्य नेता थे उनकी बात करें, लक्ष्मण दास, बाबू मुक्ता, बाबू मुक्ता, बाबू मुक्ता, गंगाराम कौशिक, गंगाराम कौशिक, गंगाराम कौशिक और रघुवर दयाल गोयल, और रघुवर दयाल गोयल, ये सारे अन्य नेता हैं। बीकानेर प्रजामंडल के अन्य नेता की बात करें तो रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मण राम दास, ये लक्ष्मण दास और बाबू मुक्ता और गंगाराम कौशिक, ये अन्य नेता थे। जबकि स्थापना किसने की थी? मग्गाराम वेद ने की थी 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की। ठीक है, अलवर प्रजामंडल की हरिनारायण शर्मा ने 1938 में की थी। हरिनारायण शर्मा के अलावा जो अन्य व्यक्ति थे वो कुंज बिहारी मोदी थे, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी थे, इंदर सिंह आजाद था, और नाथूराम मोदी व मंगल सिंह इनके साथ में अन्य प्रमुख नेता थे। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लेवल में से यानी अन्य प्रमुख नेता से कई बार प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो संबंधित है वो अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। ये प्रश्न से संबंधित जो ये व्यक्तित्व दिए गए हैं, ये अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। और कोटा प्रजामंडल की बात करें तो कोटा प्रजामंडल के अंदर आपके नैनूराम शर्मा रहेंगे, और नैनाराम शर्मा के साथ साथ में अभिन हरि और तनसुख लाल, दो व्यक्ति आप याद रखेंगे। अबिन हरि, कैसे हरि? अभिन हरि और तनसुख लाल, कौन? तनसुख लाल मित्तल, इनका नाम है तनसुख लाल मित्तल। ठीक है, सीधा याद रखें आप, एबिन हरि और तनसुख लाल मित्तल और नैनूराम शर्मा, इनका संबंध कहाँ से है? कोटा प्रजामंडल से है। आगे चलते हैं, इसका उत्तर अलवर प्रजामंडल है। बिहार मोदी, लक्ष्मण स्वरूप, इंदर सिंह आजाद, नाथूराम मोदी, ये सारे अलवर प्रजामंडल से संबंधित हैं। आगे देखो, प्रश्न संख्या 1938 में हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी ने अलवर की स्थापना की। हरिनारायण शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1944 को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। ये कुछ अन्य बातें थी अलवर प्रजामंडल की, वो यहाँ ली गई है। आगे देखिए आप, प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश राज्य का अंत, कुरीतियों को मिटाना, शासकों की सत्ता समाप्त करना, या नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष। तो ये तो आपको पता ही है, सरल सा प्रश्न है। नागरिकों के जो अधिकार हैं उनके लिए जो संघर्ष किया गया था वो प्रजामंडल के माध्यम से किया गया था। और 1931 से जयपुर प्रजामंडल से इसकी स्थापना होती है। कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की पहले स्थापना की जाती है, फिर 1936 में जमनालाल बजाज द्वारा पुनः स्थापना की जाती है, और 1936 में बीकानेर, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, और उनके जो अध्यक्ष है वो आपके बलवंत सिंह मेहता को बनाया जाता है। भवानी शंकर वेद और जमुना शंकर वेद अन्य सदस्य होते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के। इसके साथ साथ कुंज बिहारी मोदी, ये अलवर प्रजामंडल के थे। 1938 में यहाँ भी स्थापना की गई थी हरिनारायण शर्मा द्वारा। और इसके बाद में इधर जो आपके बीकानेर वाला हो गया, और जोधपुर में चांदकर्ण शर्मा, और ये सारे आपको पता है, सारी बातें आप अच्छी तरीके से जानते हो प्रजामंडल के बारे में। आगे देखो प्रश्न
1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है। अब देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में किसके द्वारा? माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई। माणिक्य लाल वर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है। और इसको जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा जो अन्य सदस्य थे वो इसके अन्य नेता थे वो थे भवानी शंकर वेद, भवानी शंकर भवानी शंकर वेद, भवानी शंकर वेद, जमुना लाल वेद, जमुना लाल वेद, जमुनालाल वेद। और इसके अलावा जो है वो दयाशंकर क्षोत्रिय, दयाशंकर क्षोत्रिय, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। दयाशंकर क्षोत्रिय ये व्यक्ति पूछे गए हैं भाई, ऐसे नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रजामंडल जो है ना, मेवाड़ प्रजामंडल वो महत्वपूर्ण है। उनमें अन्य नेताओं की बात करें, अब सीधा पूछ लेगा भवानी शंकर वेद, जमुनालाल वेद, इनका किस प्रजामंडल से संबंध रहा है? तो वो रहेगा मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है। जो स्थापना तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था, लेकिन अन्य सदस्यों की बात करें भवानी शंकर वेद, जमुनालाल वेद और दयाशंकर क्षोत्रिय और जो है अन्य ये व्यक्ति यहाँ थे। ठीक है, इस बात का ध्यान। अब ये पूछ रहा है कि 1941 को जो प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन होता है 1941 को, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखिए कितना डीप प्रश्न पूछा है। ठीक है, अन्य सदस्य भी हमने याद कर लिए, स्थापना हमने याद कर ली, प्रथम अध्यक्ष हमने याद कर लिया, लेकिन ये कह रहा है कि 1941 को प्रथम वार्षिक अधिवेशन होता है, उसका उद्घाटन किसने किया? हालांकि इसकी अगर अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता तो आपके इन माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, लेकिन ये कह रहा है कि उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन जो किया वो किया आचार्य कृपलानी ने। किसने? आचार्य कृपलानी ने। ये भी बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। आगे देखिए 1938 ईस्वी में माणिकलाल वर्मा द्वारा स्थापना की गई और बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया। 41 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। और जो है इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी द्वारा किया गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। दो तीन बातें हमने इससे संबंधित की। आगे देखिए प्रबंधन से संबंधित आ गए हैं। ये प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न थे। अब हमारे प्रबंधन से संबंधित प्रश्न आते हैं और वो अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए आप पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है? प्रबंधन से तात्पर्य है, यहाँ सीधी परिभाषा आई है पहले ही, आपको प्रबंधन की आपको याद रखनी है। इसको याद रखना है। किस प्रकार से इसको याद रखोगे वो आप जानो। प्रबंधन से तात्पर्य पूर्व अनुमान लगाना। कैसा अनुमान लगाना? पहले तो आप इसको समझ लो, फिर जिसको याद रखना है वो रट के रखें, कैसे भी रखें। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो प्रबंधन का भी अर्थ हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ये परिभाषा तो याद हो ही जाएगी। प्रबंधन से तात्पर्य पूर्व अनुमान लगाना। कैसा अनुमान लगाना? पूर्व अनुमान लगाना, योजना बनाना। फिर हम उससे योजना बनाएंगे। संगठन करना, निर्देश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा कि प्रबंधन जो है वो है पूर्व अनुमान लगाना, फिर है योजना बनाना, फिर है संगठन करना, फिर निर्देश करना, फिर समन्वय करना, फिर नियंत्रण करना। ये सारी बातें किसने कहा? तो ये एक आप हेनरी फ्योल को देख रहे हैं ना, हेनरी फ्योल का एक सूत्र है। क्या सूत्र है? POCC। ये सूत्र भी पूछा जाता है, ये सूत्र है। और ये सूत्र कहीं ना कहीं हमारी इस परिभाषा को पूर्ण कर रहा है। ये क्या कह रहा है? पूर्व P का मतलब है प्लानिंग। क्या रहेगा? प्लानिंग। P का मतलब है प्लानिंग। O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, यानी संगठन। प्लानिंग यानी प्लान, योजना। और सी का मतलब हो यहाँ हो जाएगा आपके कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर यानी कमांड ले लेते हैं पहले, यहाँ कमांड ले लेते हैं। कमांड यानी आदेश। कमांड का मतलब क्या हुआ? आदेश। सी का ये मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर मतलब कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर यानी समन्वय। कोऑर्डिनेटर का मतलब है समन्वय, समन्वय। ठीक है, कोऑर्डिनेटर यानी समन्वय। और ये हो जाएगी आपके कंट्रोल यानी नियंत्रण। ये देखिए ये सूत्र है। ये सूत्र किसने दिया? हेनरी फ्योल ने दिया है। POCC का जो सूत्र किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। P मतलब प्लानिंग है, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, C का मतलब कमांड यानी आदेश है, और इस C का मतलब यानी कोऑर्डिनेटर यानी समन्वय है, और इस C का मतलब है कंट्रोल यानी नियंत्रण। ये सूत्र दिया है। इसमें से कई बार पूछता है O का अर्थ क्या है,
या सी का अर्थ नहीं है। इस प्रकार से ये सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद रखना है और ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। हेनरी फ्योल जो है वो शिक्षा प्रबंधन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। हेनरी फ्योल को प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये देखिए, सिद्धांतों के जन्मदाता कौन? हेनरी फ्योल। कौन है? हेनरी फ्योल। सिद्धांतों का जन्मदाता कौन है? सिद्धांतों का जो जन्मदाता है वो हेनरी फ्योल है, ध्यान रखिए। आगे देखो, दूसरा प्रश्न भी यही है, इससे मिलता जुलता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता, अगर आपसे पूछ ले वैज्ञानिक प्रबंधन का जो पिता है वो कौन है, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कौन है, तो हमें ध्यान रखना है वैज्ञानिक प्रबंधन का जो पिता है वो है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। कौन? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। याद रखने वाला है, भी फैक्चुअल है, परिभाषा है, ध्यान रखो। आगे देखो, प्रबंधन एक कला है। क्या है प्रबंधन? तो आप समझते ही हैं प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह जाना जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह निश्चित किया जाता है कि जो आप करना चाहते हैं उसे सबसे अच्छे मितव्यतापूर्ण ढंग से कैसे किया जाए। ये परिभाषा है वो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की है। किसकी है? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसको पढ़ें आप। प्रबंधन की विशेषताएं एक बार पढ़ें, सारे प्रबंधन की विशेषताएं हैं, इसको आप पढ़ें। ये आपने प्रबंधन की विशेषता सारी पढ़ी है। ठीक है, इसमें देखो आप क्या क्या है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है, इसमें परिभाषा से संबंधित तो नहीं, विशेषता से संबंधित टॉपिक डालता है और एक ऐसी लाइन डाल देता है जो सरल होती है, लेकिन हम बड़े प्रश्न को देखकर पहले ही क्या है, मैदान से हट जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल सही है ये बात। प्रबंधन क्या है? एक कला है। प्रबंधन एक विज्ञान भी है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, सही है ये बात। प्रबंधन बहुआयामी है, यानी एक आयाम पर प्रबंधन नहीं चल सकता, एक व्यक्ति से प्रबंधन नहीं चल सकता ना, सामूहिक है। कई व्यक्तियों से काम करवाना, कई व्यक्तियों से जो है उनको दिशा निर्देश देना, ये सारे बहुआयामी होते हैं। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी किसी भी कोई न कोई उद्देश्य होता है प्रबंधन का, बिना उद्देश्य प्रबंधन नहीं हो सकता। प्रबंधन एक सर्वव्यापी है, यानी सर्वव्यापी है, सब जगह पाया जाता है। सर्वकालिक है, लंबे समय तक चलता है। सार्वभौमिक, सभी जगह पाया जाता है। एक सामूहिक प्रक्रिया, यानी एक व्यक्ति से नहीं चलेगा, एक व्यक्ति से नहीं चलेगा, हमें स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफ से बात करनी पड़ेगी, स्टाफ को मैनेज करना पड़ेगा। एक निरंतर चलने वाली गतिशील परिवर्तन प्रक्रिया है। कूट के माध्यम से आपको सत्य कथन है बताने हैं, तो सारे जो कथन है वो यहाँ बिल्कुल सत्य है और वो लिए गए हैं। इस प्रश्न का उद्देश्य ये है कि आपको इसकी विशेषताओं से अवगत करा दिया जाए। आगे देखिए, किस महान अर्थशास्त्री के शब्दों में प्रबंधन को वृद्धि का इंजन कहा गया है? देखिए, ऐसे फैक्चुअल से प्रश्न सीधे पूछता है एग्जामिनर। इंजन किसने कहा भाई? इंजन किसने कहा? डबल इंजन की सरकार है ना, तो इसी प्रकार वृद्धि का इंजन भी, प्रबंधन की वृद्धि का इंजन किसने कहा या किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है, प्रश्न ये है, सॉरी, किसे कहा जाता है, किसने कहा नहीं, किसे कहा जाता है वृद्धि का इंजन? कंप्यूटर को कहा जाता है, ड्रकर को कहा जाता है, या हेनरी फ्योल या लुथरा गुलिक? ठीक है, तो ये इसमें हेनरी फ्योल का हमने सूत्र देखा था, POC, ठीक है, ये हेनरी फ्योल का महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए दोबारा हम बात कर रहे हैं, बार बार चर्चा इसीलिए कर रहे हैं। P का मतलब प्लानिंग है, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, C मतलब है आपके कमांड यानी आदेश है, और कोऑर्डिनेटर यानी समन्वय है, और कंट्रोल यानी नियंत्रण है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसका जो उत्तर है, जो वृद्धि का इंजन है, वो है हमारे ए सुम्पीटर। कौन? ए सुम्पीटर। इंजन आपको ध्यान रखना है, कौन है? ए सुम्पीटर। आगे चलो, पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधन किसी भी संस्थान, प्रबंधन की वृद्धि का इंजन, सही है ना, इंजन सही है, ए सुम्पीटर। अब भी देखो, पीटर ड्रकर ने क्या कहा, पीटर ड्रकर ने क्या कहा? पीटर ड्रकर कहते हैं प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन के जीवन का रक्त है। क्या है? जीवन का रक्त है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, जीवन का रक्त है, ये किसने कहा? पीटर ड्रकर ने कहा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। प्रबंधन को एक परिणाम उन्मुख प्रक्रिया माना जाता है। प्रबंधन से अभिप्राय दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना एवं जिससे कार्य करवाने का तरीका व्यवस्थित तथा अनुशासनात्मक होना चाहिए। भाई, व्यक्तियों से काम करवाना सरल नहीं है। भाई, मैनेजमेंट में क्या है, प्रबंधन की सबसे बड़ी विशेषता है
दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना, ये देखिए यहाँ लिखा पड़ा है, अभिप्राय दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना जिसमें कार्य करवाने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, व्यवस्थित तथा अनुशासनात्मक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को आप कोई काम पहले दे के आए, 10 मिनट बाद दूसरा काम दे दिया, 10 मिनट बाद तीसरा दे दिया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी ये व्यवस्था है कि अनुशासनात्मक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो है सब समग्रता का सिद्धांत अपनाते हुए व्यक्तियों से काम करवाया जाए। आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया या किसके द्वारा प्रतिपादित है, ये बताओ आप। द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि द्विकारक का सिद्धांत है वो किसने दिया। इब्राहिम मैस्लो, इसका तो आवश्यकता पद अनुक्रम है, आवश्यकता पद अनुक्रम है, आवश्यकता पद अनुक्रम सिद्धांत है इनका। तो क्या है? आवश्यकता पद अनुक्रम सिद्धांत किसका है? मैस्लो का है, इब्राहिम मैस्लो का है, ठीक है। मैक ग्रेगर का है या कुक का है? कुक का कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दो। हर्जबर्ग है ना, इनका द्विकारक सिद्धांत है। हर्जबर्ग क्या कहते हैं? इनका द्विकारक सिद्धांत। ये क्या कहते हैं? द्विकारक है क्या? दो कारक ऐसे हैं, दो कारक ऐसे हैं, सुनो आप द्विकारक सिद्धांत को एक दो शब्दों में सुन लो। द्विकारक में क्या होते हैं? दो कारक होते हैं। दो कारक, दो जो कारक हैं व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं तो बाहरी अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है। जैसे छोटी कक्षा में, अगर 10वीं कक्षा में कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसको हम कहेंगे आपको मोबाइल दिला देंगे, आप 80% से ऊपर नंबर लेके आना। बच्चा मोबाइल के लिए पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? मोबाइल के लिए पढ़ रहा है, और 80 से ऊपर नंबर लाने का प्रयास कर रहा है और लेके भी आता है, फिर वो मोबाइल लेता भी है। ये तो है द्विकारक, यानी बाहरी अभिप्रेरणा, बच्चा मोबाइल से प्रेरित हो रहा है। एक है बच्चा खुद जो है गरीब परिवार का है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे को सीधा कहा गया है पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना खेत का काम है, अन्य बहुत सारे काम है। बच्चा खुद अंदर से मोटिवेट है और पढ़ता है, और वो नंबर लेके आता है 85% ऊपर, ठीक है। तो वो है आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी वो आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाहरी अभिप्रेरणा। दो कारक हैं। ये सिद्धांत किसने बताया? हर्जबर्ग ने बताया, ठीक है। हमें भी, हमारे ऊपर भी ये सिद्धांत लागू होता है। अगर हम कोई काम मन से शिद्दत से तैयारी करते हैं तो हमारी ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। और अगर किसी को देखकर या किसी को लालच में अगर हम कोई काम करते हैं, वो हमारा क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा है, ठीक है। ये दोनों हो गए हैं। मैक ग्रेगर का भी एक्स वाई का सिद्धांत है। इसने क्या, इन्होंने क्या दिया? मैक ग्रेगर ने एक्स वाई का सिद्धांत दिया। ये भी दो फैक्ट अलग है, इसको देखो। एक्स वाले व्यक्ति क्या करते हैं? आजकल कोई भी काम करके काम करना पसंद ही नहीं करता। कोई भी व्यक्ति है वो कार्य करना पसंद नहीं, जबकि व्यक्ति की मजबूरी होती है, फाउंडेशन होता है, और वो काम करना पड़ता है, ठीक है। भले क्यों ना मैं हूं, इसमें कोई किसी को वो नहीं है, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करता है, इसमें वो नियम और शर्तें क्या करती है? व्यक्ति को कार्य करवाती है, नियम या शर्तें, ठीक है। ये नियम या शर्तें जब व्यक्ति को कार्य करवाती है तो वो है एक सिद्धांत। और अगर व्यक्ति खुद अपने आप से कार्य कर रहा है तो वो है वाई सिद्धांत। तो ये दोनों किसके हैं? मैक ग्रेगर के हैं। याद रखना है, एक्स वाई सिद्धांत किसका? मैक ग्रेगर का। द्विकारक सिद्धांत किसका? हर्जबर्ग का। आवश्यकता पद अनुक्रम सिद्धांत किसका? इब्राहिम मैस्लो का। तीन सिद्धांत हमने इस प्रश्न में पूर्ण कर दिया। आगे चलिए, ये देखिए, मैक ग्रेगर का सिद्धांत एक्स वाई सिद्धांत है। प्रबंधन के अनुसार व्यक्ति का मूल स्वभाव है कि वह काम करना पसंद नहीं करता, अतः उसे नियमों द्वारा कड़ाई से नियंत्रित करना चाहिए। ये तो हो गया एक्स सिद्धांत। वाई सिद्धांत कहता है कि प्रबंधन के अनुसार व्यक्ति को बाहर से निर्देशन करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्व निर्देशन यानी आत्म प्रेरणा से कार्य करता है। एक्स वाई सिद्धांत आपके सामने है। आगे चलो। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु प्राथमिक प्राथमिक तो जो प्रश्न 15 है, प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है? ये पूछ रहा है प्रश्न। क्या कह रहा है कि जो शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल अजमेर है, ये राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप।
राजस्थान आरंभिक शिक्षा परिषद, इनमें से बताना है कि शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है? वो है राजस्थान शैक्षिक शोध संस्थान उदयपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए आप, तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षण संस्थान टी नहीं है, टी नहीं है, SIE है। ठीक है, SI, ये खोलेंगे। ये क्या है सर? SIE क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन, शिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षण संस्थान कब खोले गए? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। राजस्थान 1963 में उदयपुर में SIE खोला गया, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन यानी शिक्षण संस्थान खोला गया। राजस्थान में प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति, कौन सी समिति? मेहरोत्रा समिति की अभिशंसानुसार अलग अलग संचालित विभागों को सम्मिलित करते हुए राज्य शिक्षा संस्थान SIE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की जगह 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT क्या है? स्थापित की गया। ये जो SIERT है, SIERT है, देखिए SIE था पहले तृतीय पंचवर्षीय योजना में, 1963 में अजमेर में, उदयपुर में, राजस्थान में खोला गया। स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म ये है, अगर एग्जाम में पूछी जाए। अब क्या हुआ? 14 अगस्त 2018 को, ये आपको क्या हुआ? 14 अगस्त 2018 को जो है SIERT किस में कन्वर्ट हो गया? SCERT, यानी जो SIERT था वो 14 अगस्त 2018 को क्या बन गया? SCERT। चेंज क्या हुआ? ध्यान रखने योग्य बात है, जो ये इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ काउंसिल हो गया। क्या हो गया? काउंसिल हो गया। इस बात की ध्यान, आगे प्रश्न भी आएगा शायद, ये तो ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई? डाइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर शिक्षण संस्थान है। जिला स्तर पर क्या है? शिक्षण संस्थान है, और वो जो है दो चरणों में कब? 1995 में 14 जिलों में, ठीक है, 14 जिलों में, और 1996 में 15 जिलों में इनको स्थापित किया गया। किसको? डाइट को। ठीक है, डाइट से संबंधित दो बातें। 14 जिलों में कब? 95 में, 96 में। लेकिन NCERT जो है ना, वो कहती है 6 चरणों में हुआ। NCERT है ना, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग जो है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि इसकी जो आपके डाइट की स्थापना है ना, वो 6 चरणों में हुई। कब हुई? 6 चरणों में। ये थोड़ा सा अलग फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि NCERT के आधार पर पूछ ले, अगर एग्जामिनर पूछे कि NCERT के आधार पर जो है डाइट के जो स्थापना है वो कितने चरणों में हुई, तो 6 चरणों में हुई। सीधा प्रश्न पूछ ले कि पहले 14 जिलों के जो है कहाँ स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1995 में, और दूसरी 1996 में। ठीक है, दोनों प्रश्न यहाँ हो गए हैं। चलिए, डाइट की स्थापना 2 चरणों में, 95 में 14 में, और 96 में 15 जिलों में। दोनों बातें हमने कर ली। ठीक है, NCERT। ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी आ गया आगे। क्या कहता है? डाइट है क्या? डाइट है क्या? क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, या जिला कोऑर्डिनेटर, समन्वय वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है, जिला नवाचार वाली कोई बात नहीं है। इसमें ऐसे ही बना दिया प्रश्न, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों नहीं भाई? पहला इसका उत्तर है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसका उत्तर रहने वाला है। इसको कहते हैं डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम, यानी क्या है कि इसमें जो सिलेबस दिया होता है प्रथम श्रेणी में, टॉपिक वाइज सिलेबस है, 75 प्रश्न बनाने होते हैं, लगभग सारा टॉपिक कवर हो जाए, इस उद्देश्य से आपको प्रश्न बना के दिए जाते हैं। तो डाइट है क्या, ये बता दिया। स्थापना कितने चरणों में, ये आ गई। अब पूरा नाम भी आ गया, तीनों बातें इसकी आ जाएगी। देखिए, पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये सही है? या फिर डिवाइस इंफॉर्मेशन इवेल्यू एंड ट्रेनिंग, ये है? या डिस्टेंस इन ए मेट्रो फ्रॉम ट्रेवल, ये है? या फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट आगे जो है ये है? लेकिन इसका जो उत्तर रहने वाला है वो आप देखो कौन सा है। डाइट का जो उत्तर है, पूरा नाम है, याद करना आपको, डिस्ट्रिक्ट
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्या, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एंड ट्रेनिंग, ये रहेगा इसका पूरा नाम। आगे देखो, SCERT का पुनर्गठन रूप कब सामने आया? इससे पहले वाले प्रश्न में हमने इसको कवर किया था और वहां मैंने आपको उत्तर भी बता दिया इसका, कि जब SCERT कब आता है, SCERT ये तो आता है 2018 में, जब 14 अगस्त 2018। इससे पहले ये क्या था? इससे पहले था SIERT, कब, 11 नवंबर 1978 से, 11 नवंबर 1978 से, 11 नवंबर 1978 से SIERT था, 14 अगस्त 2018 से SCERT हो गया है, क्या, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। आगे चलते हैं। वर्तमान शिक्षा मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी 2018 को आदेश जारी कर 14 अगस्त 2018 को पुनर्गठन किया गया, ठीक है, ये पुनर्गठन होता है। और RSCERT राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हिंदी में भी पूछ लेते हैं कई बार, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर में है, और इसकी जगह पर ये क्या हो गया है, इंस्टीट्यूट की जगह काउंसिल कर दिया गया है, ठीक है सर। आगे चलो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC, क्या, RBSC की स्थापना की गई, कब की गई, ये बताना है। आप यहां से कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, इसको कई बार क्या है, RBSC भी बोल देते हैं, RBSC, या BSER भी बोल देते हैं, BSER भी बोल देते हैं, ठीक है। बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, दोनों मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिए। अब ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो सीधा आपको ध्यान में रखना है कि 4 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना की गई, ये उत्तर रहेगा, 4 दिसंबर 1957 जयपुर से इसकी स्थापना की गई, ठीक है। याद कैसे करें सर, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 1957 में क्या है, 1857 की क्रांति जिस प्रकार फैल गई थी, 1857 की क्रांति जिस प्रकार फैल गई, उसी प्रकार चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में क्या है, आपके RBSC फैल गया, यानी 4 दिसंबर 1958, 1957, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले आपको याद है तो आप, अच्छी बात है। आगे चलो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 की अनुपालना में 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। चलिए आगे, अब देखो, अब है ICT से प्रश्न, यानी तकनीकी से संप्रेषण क्या है। ICT से संबंधित फर्स्ट ग्रेड में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न हम यहाँ लेके आए हैं, प्रतिमान से संबंधित है, वगैरह वगैरह जो भी है। संप्रेषण दूसरों की भावनाओं, अब देखो पहले तो यह संप्रेषण आप समझते हो अच्छी तरीके से कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान, यानी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप रिप्लाई कर रहे हैं, दोबारा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये सारा क्या है, ये संप्रेषण है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एक विद्वान है इनमें से, ये जो 4 लिखे हुए हैं इनमें से एक विद्वान है, वो ये कहता है कि संप्रेषण है क्या, संप्रेषण है दूसरों की भावनाओं, दूसरों की भावनाओं, विचारों को जानने व समझने की प्रक्रिया है। दूसरों की भावनाएं हम समझते हैं, दूसरों के विचारों को हम जानते हैं, वही क्या है, संप्रेषण है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं एडगर डेल। कौन कहते हैं, एडगर डेल। सीधा याद रखना है, संप्रेषण एक सामान्य अर्थ है विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं ताकि वे एक जैसी समझ बना सके और पारस्परिक समझ बना सके। ऐसा कौन कहते हैं, रोजर्स महोदय कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। आगे देखो, ये देखिए संप्रेषण की विशेषता से संबंधित प्रश्न आ गया है। संप्रेषण की विशेषताओं के संबंध में सत्य कथन है। कैसा कथन है, कैसा कथन है भाई, सत्य बताना है, यानी आपको सही कथन बताना है, बाकी इसमें एक आधा रॉन्ग होगा, तो निश्चित रूप में एक आधा कोई गलत होगा, वो आपको देखना है। संप्रेषण अविराम है। अविराम कैसे सर, अनुत्क्रमणीय है। ये क्या होता है, अर्थात एक बार भेजने के बाद वापस नहीं ले सकते। देखिए मैंने यहाँ से कोई शब्द बोल दिया, बोलने के बाद मैं वापस कैसे लूंगा, तो ये अनुत्क्रमणीय है। क्या है, अनुत्क्रमणीय है, अविराम है, ऐसा नहीं है कुछ बोला फिर रुक गया और फिर दोबारा उसको बोला, वो वाक्य होगा या फिर पूरा कथन होगा,
ठीक है। कोई भी संप्रेषण है ना, वो बीच में नहीं रुकता। संप्रेषण है, संप्रेषण का मतलब होता है कोई ऐसी सार्थक ध्वनि या निरर्थक ध्वनि वो बीच में नहीं रुकती, एक बार बोलने के बाद पुनः आप तक पहुंच जाएगी, वो संप्रेषण अविराम है। बात बिल्कुल सही है। क्या है? पहली बात बिल्कुल सही है। संप्रेषण में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है। इसमें प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है। इसमें देखिए, अप्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं, प्रत्यक्षीकरण होता है। संप्रेषण में अंतःक्रिया व पृष्ठपोषण जरूर होता है। क्या है? अंतःक्रिया क्या होती है? अंतःक्रिया होती है दो व्यक्तियों के बीच में या दो प्राणियों के बीच में जो विचार है वो हो, आपकी अंतःक्रिया है। पृष्ठपोषण क्या होता है? मैंने कुछ कहा, जवाब दिया आपने, वो क्या है? पृष्ठपोषण है। संप्रेषण कला है। संप्रेषण क्या है? एक कला है। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके का कहने का तरीका होता है, अलग अलग बोलने का तरीका होता है, तो एक कला है। वह विज्ञान दोनों है, वैज्ञानिक भी है, इसमें सिद्धांत काम करते हैं। कोई व्यक्ति जो है समग्रवादी सिद्धांत का होता है, यानी सारी विषय वस्तु को लेकर चलता है। कोई कोई थोड़े समग्र जो विषय वस्तु उसको लेकर बात करता है, अलग अलग। संप्रेषण के दो पक्ष होते हैं, भेजने वाला, प्राप्त करने वाला। सही है, ये भी बात सही है। संप्रेषण एक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। देखिए, समाज समाज में रहकर ही व्यक्ति संप्रेषण कर सकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तो है ही। संप्रेषण एक उद्देश्य युक्त है और अभिप्रेरणा युक्त है। बिल्कुल अभिप्रेरित व्यक्ति ही अच्छा संप्रेषण कर सकता है और उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण ही सफल होता है। सारी बातें क्या है? बिल्कुल सही है। आगे चलो। संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्वों का सही क्रम क्या है? मानो इसमें क्रम से संबंधित प्रश्न ये लगभग पूछते ही पूछते हैं। कैसा रहता है? संप्रेषण का स्रोत क्या है? यानी पहले संप्रेषण कहने वाला, यहाँ आएगा बोलने वाला, वाहक। फिर है इनकोडिंग। इनकोडिंग का अर्थ क्या है? संदेश लिखना। जैसे जैसे क्या कहें अब आपको, जैसे मैंने यहाँ से एक संदेश भेजा। क्या भेजे? आपको एक बुक, मैंने ये बुक लिख दी। ठीक है, ऐसा लिख दिया बुक, ये बुक आपको भेज रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बुक जो लिखा है, ये जो लिखा है ना बुक, सामने हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, जो लिखा है वो है इनकोडिंग। क्या है? इनकोडिंग। तो संप्रेषण का स्रोत मैं खुद हो गया, वाहक हूँ, बोलने वाला हूँ, बता रहा हूँ आपको। इनकोडिंग ये आपके बुक हो चुकी है। संदेश का माध्यम क्या है? यहाँ से ऑनलाइन मैं अपने ऐप में आपको बता देता हूँ, तो वो माध्यम हो गया। डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? आपने इसको क्या पढ़ा, आपने इसको बुक ही पढ़ा या कुछ अन्य पढ़ा, वो है डिकोडिंग। यानी समझने का, संदेश को समझने का भाव। यहाँ क्या लिखेंगे हम? संदेश को समझने का भाव। संदेश को समझने का जो भाव है वो क्या है? डिकोडिंग है। वो क्या है? डिकोडिंग है। संदेश प्राप्त करता, फिर आप होगे प्राप्त करता, फिर आप पृष्ठ पोषण दोगे कि सर ये कैसी है किताब, अच्छी है या कुछ त्रुटियां हैं या कुछ प्रश्न गलत लगे हुए हैं या कुछ गलत लिखा है या कुछ पेज फटे हुए हैं या कुछ पेजों में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी बातें अगर आप लिखते हो वो पृष्ठ पोषण। समझ गए? आगे चलते हैं। उत्तर इसका 1 नंबर है। क्या है? 1 नंबर है। आगे चलते हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? देखिए, अग्रिम जो संगठन प्रतिमान है उसके प्रवर्तक कौन है? यहाँ से अपने टॉपिक के अंदर क्या है, प्रतिमान से संबंधित सिलेबस दिया हुआ है। तो रिचर्ड सचमैन है, जीएस ब्रूनर, क्या कौन है, जीन पियाजे, डेविड आसुबेल, इनमें से कौन है? ठीक है, आपको बताना है। अग्रिम संगठन के प्रतिमान है डेविड आसुबेल। कौन? डेविड आसुबेल। इसको एडवांस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। क्या? एडवांस ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज संगठन, एडवांस ऑर्गेनाइज संगठन भी कह देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। कौन है इसके? डेविड आसुबेल। आगे देखो, शिक्षण के एडवांस, ये देखो पर्सन भी आगे आगे गलत बता दिया ना आपको पहले ही। ये पर्सन का फिर औचित्य खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसका जो उत्तर है वो डेविड आसुबेल है। आगे चलते हैं। संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान। अब देखो, उपलब्धि प्रतिमान किसका है? जनक कौन है? किसको माना गया? इन चारों में से बताना है आपको, कौन सा है? कौन सा बताओ आप? जेरोम ब्रूनर, एडगर डेल। एडगर डेल का कौन सा है? सचमैन का कौन सा है? डेविड आसुबेल का अभी हम पढ़ के आए हैं ना, अग्रिम। डेविड आसुबेल का तो जो अग्रिम है वही है, अग्रिम संगठन। अग्रिम संगठन ये है जेरोम ब्रूनर का। संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान किसका है? जेरोम ब्रूनर का है। आगे देखो, प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के आविष्कारक कौन है? प्रगतिशील। अब देखो तीनों चीजें एक ही है, आपसे पूछ ले प्रगतिशील। ठीक है, प्रगतिशील क्या हो गया इसको? ये देखो थोड़ा सा, प्रगतिशील आपको कह दे प्रगतिशील,
आपको कहे अग्रिम, आपको कहे एडवांस, तीनों ही एक ही संगठन है, तीनों एक ही संगठन के नाम है। प्रगतिशील, अग्रिम, एडवांस किसके हैं? ये डेविड आसुबेल के हैं। तीनों ही, तीन संगठन हमने कर लिए। आगे देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है और इसने चौंकाया भी है और कईयों को अंदरबार किया है। इस बात का ध्यान में रखना, ये प्रश्न आया हुआ है। आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान है वो किसका है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप गौर ही कर लेना, फैक्चुअल प्रश्न है, सीधा से याद रखना। इसका जो उत्तर है ना वो है हिल्डा ताबा। कई बार इसको हिल्दा ताबा भी कह देते। देखो ये उठपटांग से जो नाम होते हैं ना, एग्जामिनर सीधा इन पर जो है दृष्टि डालता है। हिल्दा ताबा भी कई बार लिखा मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखो, हिल्दा ताबा या हिल्डा ताबा। ठीक है, कौन? आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान, आया हुआ एग्जाम में प्रश्न। आगे देखो, अब देखो राजस्थान से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। संप्रेषण हो चुका है, साइको हो चुकी है, इंडियन हिस्ट्री हो चुकी है, राजस्थान हिस्ट्री हो चुकी है। अब कल्चर से संबंधित प्रश्न करेंगे। मुगदना है, क्या है भाई मुगदना? आप बताओ। भोजन पकाने के लिए काम में ली गई लकड़ियां है क्या? मुगदना। वर वधु द्वारा सामूहिक रूप से किया गया भोजन, मुगदना है। विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कालेवा, या फिर विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोजन, ऐसा कुछ है क्या? मुगदना क्या है, सुना है क्या आपने? अब इससे विवाह से संबंधित जो बातें हैं, इसमें इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है और इस बातों में भी कुछ नहीं रखा है। ये उत्तर इसका भोजन पकाने के लिए काम में ली गई लकड़ियों को क्या कहते हैं? मुगदना। आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, बात का ध्यान रखना। आगे देखिए, बरोटी क्या होती है? बरोटी होती है विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला जो भोजन होता है ना, वो होती है बरोटी। ठीक है, अब किस किस को बरोटी देनी है वो थोड़ा एग्जाम को आराम से हैंडल कर लो। आगे देखो, कोपीन क्या है? ये देखो कोपीन क्या है, आदिवासियों का एक त्योहार है क्या कोपीन? भीलों द्वारा दी गई खेती, या फिर कथोड़ी जनजाति में मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी, या साधु सन्यासियों के पहने जाने वाले वस्त्र। वस्त्र आभूषण से संबंधित टॉपिक था, उससे संबंधित ये प्रश्न है। और उसमें जो कोपीन है वो वाला कोपीन नहीं है जलवायु वाला, ये साधु सन्यासियों के क्या है? पहनने के वस्त्र हैं। साधु सन्यासियों के पहनने के वस्त्र को क्या कहते हैं? कोपीन कहते हैं भाई। आगे देखो, भद्रायण क्या कह रहा है? भद्रायण, भद्रायण पाटीसूलिया मोर भंवर। ठीक है, क्या नाम है? भद्रायण, भद्रायण पाटीसूलिया मोर भंवर। ये आभूषण किसके हैं? हाथ के हैं या फिर कान के हैं? किसके हैं बताओ आप थोड़ा सा। कान के जो आभूषण है ना वो है पीपल पन्ना, जो काफी महत्वपूर्ण है। पीपल पन्ना है वो कान का आभूषण है। हाथ का एक आभूषण है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोगरी। ये पूछ लिया गया है नोगरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे मिलता जुलता जैसा है वो है नेवरी, ये पैर का आभूषण है। नेवरी किसका आभूषण है? पैर का। नोगरी हाथ का, और कमर का है करधनी, करधनी। ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और कान का है पीपल पन्ना, झुरलिया, सुरलिया, मुरलिया, ये सारे मोर भंवर वगैरह, ये सारे क्या है? भद्रायण पाटी सूलिया वगैरह कान के हैं। एक कान का आभूषण बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जाता है, टोंटी। क्या? टोंटी। ये भी ध्यान में रखना है, ये पूछा गया है, रीट में शायद पूछा है 2018 वाली 16 में। टोंटी आभूषण है कान का। ठीक है, कैसे याद रखोगे? टोंटी, जैसे मर्जी याद रखो। आगे चलो, अणत नवरत्न आभूषण शरीर के किस अंग के आभूषण है? अणत क्या है? अणत और नवरत्न, नवरत्न तो नाम सुना सुना सा लगता है ना, आपको लगता है, सभी को लगता है। नवरत्न है वो सुना सुना सा नाम है, अणत है वो भी सुना सुना सा नाम है, लेकिन ये किसके आभूषण है? अणत है ये बाजू के। किसके? बाजू के। दांत की बात करें तो दांत का एक महत्वपूर्ण है रखन। क्या? रखन। और एक है चूंप। क्या? चूंप। ठीक है, चूंप है और रखन है, दांत की है। कमर के करधनी बताया था आपको, करधनी बताया था ना, बताया तो क्या था, आपने भी पढ़ा है ना। आगे देखो, अब देखो, ये देखो कितना अलग सा प्रश्न है थोड़ा सा। जिम्मी क्या है? ठीक है, क्या है भाई जिम्मी? जिम्मी क्या है? सावन महीने में पड़ने वाली हल्की हल्की बारिश है क्या? हरी घास पर छोटी छोटी जल की बूंदे हैं क्या? विवाह में सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है क्या जिम्मी? बताओ। फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई
और वधु द्वारा पहनी गई मोटे किनारे वाली लाल गुलाबी ओढ़नी। बताओ आप। ठीक है, तो जिम्मी जो है वो है फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई वर वधु वधु वर नहीं वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे वाली लाल गुलाबी ओढ़नी। यहाँ ध्यान रखना, ये लाल गुलाबी ओढ़नी है, ठीक है। और एक जो साड़ी होती है ना, उसको मामा बरी कहते हैं, ये ओढ़नी है। थोड़ा सा फर्क है, ध्यान में रखना। आगे देखो, महिला आभूषण नेवरी आ गया ना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, रीट में आया शायद। नेवरी कहाँ का आभूषण है, किस अंग पर पहना जाता है भाई? मस्तक, हाथ, पैर, बाजू। बाजू का तो अणत और नवरत्न था, हमने देखा क्या था, नवरत्न। नवरत्न है ना, वो बाजू का आभूषण है। और अणत भी है, क्या है, अणत भी है, ठीक है। और पैर का है वो है नेवरी है, और वो लिखा पड़ा है। हाथ का है वो नोगरी है, बहुत महत्वपूर्ण है नोगरी, ठीक है। ये सारे आभूषण, तो ये किसका है, नेवरी है, पैर का। आगे देखो, ये देखो, अब हिंदी के ऐसे शब्दावली जो प्रशासनिक कार्यों में काम में ली जाती है वो ली गई है, इससे संबंधित 4-5 प्रश्न देखते हैं। सीज फायर, सीज फायर क्या है, हिंदी में क्या शब्द काम में लेंगे हम? सीज फायर गोली चलाना, युद्ध विराम, युद्ध आरंभ, या फिर युद्धकालीन। सीधा सा याद रखोगे, सीज फायर मतलब क्या है, युद्ध विराम, क्या, युद्ध विराम, ठीक है सर। आगे देखो, स्पोकमैन, स्पोक मतलब बोलना, स्पोकमैन कौन, बोलने वाला क्या कहलाता है, प्रवक्ता। सीधा सा उत्तर इसका प्रवक्ता, ठीक है। आगे देखो, रिमेंबर्स के लिए हिंदी शब्द काम में लिया जाता है। रिमेंबर्स यानी जब हम प्रतिपूर्ति करते हैं, किसी को दोहराते हैं, किसी चीज को रिमेंबर करते हैं ना, तो वो प्रतिपूर्ति आएगा। इसका उत्तर क्या रहेगा, प्रतिपूर्ति रहने वाला है। आगे देखो, दुभाषिया, दो भाषा जो जानता है ना, ट्रांसलेशन करता है, दुभाषिया के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द काम में लिया जाता है, वो आपको बताना है। दुभाषिया कौन है, तो दुभाषिया है इंटरप्रेटर। कौन सा, इंटरप्रेटर दुभाषिया है। आगे देखो, यादृच्छिक शब्द के लिए, ये देखो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी का। यादृच्छिक शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द है, इंग्लिश में कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। यादृच्छिक का मतलब होता है माना हुआ, क्या, माना हुआ। यादृच्छिक का मतलब क्या है, माना हुआ, यानी माना हुआ, रैंडमली, माना हुआ, माना हुआ यानी रैंडम। ये इसका उत्तर रहने वाला है। उच्चतम न्यायालय के संबंध में सत्य कथन बताओ भाई, उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। प्रश्न यहाँ है, उत्तर यहाँ है। उच्चतम न्यायालय के संबंध में आपको बता, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसकी अवधारणा 1935 के अधिनियम से ली गई है। बात बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका उल्लेख भाग 5 में है, और अनुच्छेद है वो 124 से लेके 147 तक है। अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक है, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है। अंतिम अपील ये न्यायालय है, इसके बाद कोई अपील नहीं की जाएगी। अंतिम, यह मूल अधिकारों का रक्षक संरक्षक अभिभावक है, और सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है। तो इसमें जो है उपयुक्त सारे के सारे कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, उच्चतम न्यायालय के संबंध में असत्य है, यहाँ आपको असत्य बताना है। अनुच्छेद 124 क्लोज 1 सुप्रीम कोर्ट का गठन व संरचना करता है, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यह भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। उद्घाटन इसका कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन होता है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय 50 न्यायाधीश थे, नहीं ये गलत है, 50 नहीं थे, 7+1 यानी टोटल 8 थे। कितने थे, 8। इसका उत्तर क्या रहने वाला है, इसका जो उत्तर रहने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय इसके न्यायाधीश जो थे वो कितने थे, 7+1 यानी 8 थे। ठीक है, आया बात समझे, आगे जाइए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय 1+7 8 न्यायाधीश थे। और प्रथम जो थे ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे, और वर्तमान में कौन है, डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? हम जानते हैं 124 से लेके 147 तक जो है वो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। 124 में क्या है, 124 में तो नियुक्ति है, ठीक है, 1 में और 2 में। 25 में क्या है, वेतन भत्ते है, वेतन भत्ते सीधा याद रखना है आपको। 25 में क्या है, जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं, ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। 27 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीश, क्या
तदर्थ है, इस प्रकार से तदर्थ न्यायाधीश ये होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? तदर्थ न्यायाधीश होता है कि जब कोरम पूरा नहीं हो, यानी किसी खंडपीठ में 5 व्यक्ति बैठेंगे, उसमें से एक व्यक्ति कम रह रहा है, 4 पूरे हुए, एक व्यक्ति कम रह रहा है, तो जो पीछे रिटायर हो चुके हैं वहां से एक व्यक्ति को वहां लगाया जा सकता है, वह तदर्थ न्यायाधीश। ये केवल उच्चतम न्यायालय में ही ऐसी व्यवस्था है, उच्च न्यायालय में ऐसा कुछ नहीं है। 129 में क्या है? 129 में अभिलेख न्यायालय। कैसा न्यायालय? अभिलेख न्यायालय। ये क्या है? अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि न्यायालय ने जैसे कोई फैसला दिया, कोई भी फैसला दिया, ठीक है, जैसे आज कोई फैसला दे दिया, ठीक है, जैसे पीछे SC ST आरक्षण से संबंधित एक फैसला दे दिया था, उस पर अपने नहीं जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देता है उसको लिखित रूप में रखता है, ताकि उच्च न्यायालय और जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है वो उसको क्या है, फॉलो कर सके। ठीक है, तो वो होता है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये तदर्थ न्यायाधीश पूछ रहा है। तदर्थ न्यायाधीश आएगा 127 में। किसमें आएगा? 127 में आएगा। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश किस में आएगा? 127 में। आगे देखो, ये तदर्थ न्यायाधीशों की जो प्रावधान की ये फ्रांस से लिया गया है, और उच्चतम न्यायालय का कोरम पूरी नहीं होती किसी सत्र को आयोजित करने चालू रखने के लिए तदर्थ न्यायालय नियुक्ति करते हैं, और केवल उच्चतम न्यायालय में ही इसको किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व के किसी भी अन्य देश के न्यायालय से अधिक शक्तियां रखता है। ये कथन किसका है? कथन कितना महत्वपूर्ण है कि भारत का जो न्यायालय है वो अन्य देश के या विश्व के किसी अन्य देश के न्यायालय से अधिक शक्तियां रखता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत का न्यायालय है वो सर्वोपरि है, सबसे मजबूत है। सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास? भारत के न्यायालय के पास। लेकिन ये ऐसा कहा किसने? किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद अमीन खान मलाना, और कुम्मन दास चतुर्वेदी, या फिर सरोजिनी नायडू। तो कौन कहेंगे ऐसी बात? कौन कहेंगे? अल्लादी कृष्ण अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आगे देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है, क्या कहता है, कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? एक अनुच्छेद ऐसा है जो ये कहता है, सभी प्राधिकरण का मतलब होता है सिविल और जो अन्य जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की क्या है, सहायता करेंगे हर चीज में, यानी फैसले में या अन्य किसी में वो विपक्ष नहीं जा सकते। तो एक ऐसा अनुच्छेद है वो ऐसी बात कह रहा है, वो कौन सा है बताओ आप? वो है 143 में। क्या है 143 में? तो देखो, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। यानी राष्ट्रपति को अगर लगे कि यहाँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। और परामर्श हम किससे लेते हैं? जब किसी से हम क्या करते हैं, लगाव रखते हैं, I और L फॉर ये यू, ऐसा कुछ करते हैं ना, तब परामर्श लेते हैं। और इसमें देखो, एक है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 143। ठीक है, थोड़ा सा याद रख ले। 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय बात की थी, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने आदेश लिखित रूप में रखता है, ताकि उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों को काम में आ जाए। 130 में क्या है? स्थान है। इसका सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है। जैसे अब तक 2 बार बदला गया है, एक बार 50 में हैदराबाद और 1954 में आपकी श्रीनगर। अब जो वर्तमान में जो है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इससे पहले 50 में और 54 में 2 बार बदला गया, 50 में आपके हैदराबाद और 54 में श्रीनगर। वर्तमान में कहा? नई दिल्ली में। तो स्थान किस में है? अनुच्छेद 130 में है। जबकि जो अनुच्छेद 144 है वो ये बात कहता है कि जो सिविल और अन्य जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे? इसकी सहायता करेंगे। सिविल व अन्य जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे? इसकी सहायता करेंगे। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। ये देखिए, आराम से इसको पढ़ो, दिमाग में फिट कर लो। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करना। भारत सरकार, राज्य सरकारों के समस्त अधिकारी व कर्मचारी उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली में सहयोग करेंगे। देखिए, चाहे भारत सरकार का है चाहे राज्य सरकार का है, समस्त जो अधिकारी है या कर्मचारी है वो क्या करेंगे? उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली में सहयोग करेंगे। कौन कहता है? 144। कौन कहता है? 100। ये देखिए, इसमें देखिए 144 क्या कह रहे हैं कि हम समान रूप से एक जैसे हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं तो भी एक जैसे हैं, भारत सरकार के हैं तो भी जो एक जैसे हैं। तो हम दोनों क्या हैं?
हम दोनों एक जैसे हैं और मिलकर सेव करेंगे 144। आगे देखो, अब देखो करंट से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। मुख्य वीर योजना में वर्तमान में, मुख्य वीर नहीं है सर, मुखवीर है। क्या है? मुखवीर योजना है। और वर्तमान में दी गई प्रोत्साहन राशि क्या है? मुखवीर योजना होती क्या है? मुखवीर देखो, शुद्ध आहार इससे संबंधित है। और कई बार जब गुप्त सूत्र बताने होते हैं तो एक मुखबीर की जो है व्यवस्था होती है। मुखबीर क्या करता है? गुप्त सूचना देता है और मुखबीर को वो प्रोत्साहन राशि मिलती है। मात्र तो जो एक योजना है उससे संबंधित भी मुखबीर की योजना है। खाद्य जो अभियान है उससे संबंधित भी एक मुखबीर योजना। इस मुखबीर योजना में क्या व्यवस्था की गई है? इसमें की गई है 3 लाख रुपए की। कितनी? 3 लाख रुपए। ठीक है, चलिए आगे। जनगणना 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले सबसे कम जनसंख्या वाले जिले क्रमश कौन से है? ये पूछ रहा है 0 से 6। अब आपको 0 से 6 पूछे, चाहे भले कैसे भी पूछे, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है जयपुर में, सबसे कम है वो है आपके जैसलमेर। ठीक है, तो 0 से 6 भी इसमें है और वैसे सीधा पूछे तो भी इसमें। दोनों को आपको क्या रखना है ध्यान में? जयपुर और जैसलमेर इसका उत्तर रहने वाला। आगे देखो, जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही? ये देखो आप, सबसे ज्यादा वृद्धि दर, एक ऐसा काल आया जब वृद्धि दर सबसे ज्यादा हो गई थी। ठीक है, उस समय जो है आयरन लेडी मैन हमारे मुख्य प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उस समय क्या है, कई बार ऐसा बाढ़ सी आ गई थी जनसंख्या की, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर है ना वो 71-81 के स्तर में हुई थी। ठीक है, इसको आप सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, याद रखना है। अगर कम पूछ ले ना, कम पूछ ले तो 21 से 31 वाला है। क्या है? कम किस में है? यहाँ कम थी, 21 कम है, वैसे ही देख लो 71-81 से कम क्या है? 21 और 31 है, ज्यादा क्या है? 71-81, दो तो याद रखने। आगे देखो, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण कब किया गया? एक राजस्थान सरकार द्वारा क्या कर दिया गया? राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण कब किया गया? एक नीति लेकर आए जनसंख्या से संबंधित, तो वो कब लेके आए आपको बताना है। जनसंख्या नीति लोकार्पण कब? वो लेके आए 20 जनवरी, सॉरी 20 जनवरी 2000 को। कब? 20 जनवरी 2000 को। आगे देखो, हाल ही में 13 अगस्त को भारत ने किस राज्य से लॉन्ग रेंज ग्लाइड, ग्लाइड क्या होता है? ग्लाइड होता है उड़ता हुआ, जब हवाई जहाज क्या करता है, उड़ता हुआ जहाज को जब बम चलाता है ना, उसको कहते हैं ग्लाइड। यानी उड़ता हुआ जो बम डाले उसको क्या ग्लाइड कहते हैं। तो हाल ही में 13 अगस्त को भारत ने किस राज्य से लॉन्ग रेंज ग्लाइड का बम का पहला सफल परीक्षण किया? कहाँ से किया ये बताओ आप? कहाँ से किया? तो उड़ीसा ही इसका उत्तर होगा। उत्तर इसका क्या होगा? उड़ीसा ही होगा। उड़ता हुआ जो है वही इसका उत्तर है, उड़ीसा ही इसका उत्तर है। देखो, 13 अगस्त को भारत ने ओडिशा के तट से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया। बाकी ये परिभाषा आप व्याख्या पढ़ लेना। ये देखो, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? कौन सी है परमाणु पनडुब्बी? दूसरी। ठीक है, तो ये जो है अभी हाल ही का नया करंट का प्रश्न है और आपके सिलेबस में ये दिया हुआ था कि प्रशिक्षण से संबंधित टॉपिक, उससे संबंधित ये दूसरी पनडुब्बी पूछी है। तो दूसरी पनडुब्बी जो है वो है आपके IN परिघात। क्या? IN परिघात। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सुरक्षा को लेकर गंभीर है, इसलिए जल्द ही INS अरिघाट भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। परमाणु मिसाइलों से लेस, बिल्कुल परमाणु मिसाइलों से लेस है। पनडुब्बी INS अरिघाट को विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र में एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। आगे देखो, हाल ही में भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड, वही गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो जैसे भाई ऐसे मिसाइल वाले ऐसे कोई परीक्षण हो ना, उसके लिए राजस्थान को ही चुनते हैं। और राजस्थान का कौन सा? जैसलमेर में बिल्कुल क्षेत्र है वो बिल्कुल विस्तृत है, खुला है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मिसाइल वगैरह का परीक्षण ज्यादातर पोखरण जैसलमेर में होता है, इस बात का हम ध्यान रखें। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल जो है ये आपको दी हुई है, पढ़ लेना आराम से। हाल ही में किसके द्वारा 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 प्रक्षेपित किया गया? प्रक्षेपित का अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपित का अर्थ होता है फेंकना या थोपना। क्या? फेंकना या थोपना। ठीक है, ऐसा इसका अर्थ माना गया है। इसरो, DRDO या नासा या स्पेस एजेंसी। इसरो जो है ना, इसकी जो स्थापना है वो 1969 को की गई थी। कब की गई थी? 1969 को की गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर भी क्या रहने वाला है? इसरो रहने वाला।
थोड़े से इसके आप मुख्य संगठन, अरे मुख्य संगठन क्या, मुख्य तथ्य देख लो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 55वें स्थापना दिवस यानी 15 अगस्त 2024 को कितना, कौन सा हो गया इसका स्थापना दिवस, ये देखो पूछा जा सकता है आपसे। 55वां स्थापना दिवस पर जो है वो ये OS-08 प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। हाल ही में किसने 24 जुलाई 24/7/24 को चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये कोई ऐसी एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, उसका है जो सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, तो वो है इसका जो उत्तर रहने वाला है वो DRDO, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए आप, इस प्रकार से व्याख्या हो गई। भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज, कैसा जहाज भाई, ये देखो भाई जंगी जहाज आ चुका है, कौन सा जहाज, जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की है। जहाज कैसा है, जंगी है, ठीक है। नाम क्या है, INS त्रिपुट। कहां से, ये आएगा गोवा से, गोवा से भाई एक जंगी जहाज है जिसका नाम है INS त्रिपुट, ठीक है सर। आगे देखिए, ये मुख्य तथ्य आप आराम से धैर्य से पढ़ना। ये प्रश्न संख्या 55 देखो, भारत का कौन सा, कौन सा, ये देखो कौन सा भारत का कौन सा युद्धपोत 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा था? कौन सा गया था 3 दिवस के लिए? तो ये इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है INS तबर, है ना, जो तबर, तबर 3 दिन के लिए गया था, तबर 3 दिन के लिए गया था। ये देखो जर्मनी में हैम्बर्ग पहुंचा, ठीक है, हो गया ऐसा। हाल ही में किस देश का नए एरिएशन 6 रॉकेट, कैसा रॉकेट, पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी, ठीक है। हाल ही में किसने, किस देश के नए एरिएशन 6 रॉकेट ने पहली बार उड़ान भरी? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पाकिस्तान, अमेरिका। तो इसका जो उत्तर है वो है यूरोप। आगे देखो, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, कौन सी किया है बताओ, कौन सी किया है भाई? तो उत्तर क्या रहने वाला है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी एंटी टैंक रेडिएशन मिसाइल, कौन सी होगी आपकी मिसाइल, होगी रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम 1, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, कौन सी, रुद्रम, पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कैसी मिसाइल, रेडिएशन। भारत की डिफेंस कंपनी हाल को रक्षा मंत्रालय की ओर से कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला है? हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला है भाई, कितने का मिला है भाई? ये यहाँ से ज्यादा हो गया। तो जो वर्तमान में है कितने ऑर्डर हैं, हाल को रक्षा मंत्रालय की ओर से कितने ऑर्डर मिले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऑर्डर? 156, कितने, 156। ज्यादा प्रश्न डाल दिए क्या पता, करंट के कितने गा रहे हैं, थोड़े ही है, ठीक है। एक और रह गया, हाल ही में किस जहाज ने सेलेक्स 29 जून 2024 को मनाए जाने वाले 48वें राष्ट्रीय दिवस पर पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स किया था? क्या किया था भाई, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो सुनैना है, INS सुनैना। अब ये करंट के प्रश्न थे, 10 प्रश्न क्या थे, करंट के थे, इंडियन करंट से संबंधित थे, परमाणु संधियों से संबंधित या परीक्षण से संबंधित। अब साइंस के जो है 5 प्रश्न हम लेते हैं, पाठ्यक्रम में दिया हुआ है सिलेबस। तो देखिए क्या है, मस्तिष्क के किस भाग में क्षतिग्रस्त होने पर स्मरण शक्ति कम हो जाती है? यानी अगर आपके मस्तिष्क में कहीं क्षतिग्रस्त हो जाए तो स्मरण शक्ति कहाँ कमजोर हो जाएगी? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला हाइपोथैलेमस। देखिए मस्तिष्क के 3 भाग हैं, मस्तिष्क के कितने भाग हैं, 3 भाग है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, एक होता है मध्य, एक होता है पश्चिम, ठीक है। ये तीनों भाग हैं। अग्र भाग 2 भागों में है, एक तो होता है आपके प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है, ये लिखा पड़ा है प्रमस्तिष्क। और एक दूसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस लिखा पड़ा है। ये दोनों जो भाग है ना, ये अग्र भाग के हैं, ठीक है, अग्र भाग के हैं दोनों। 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम, ठीक है। प्रमस्तिष्क होता है ना, वो क्या होता है, आपकी याददाश्त है, संवेदी क्रियाएं हैं, रोना है, चिल्लाना है, इससे संबंधित प्रमस्तिष्क आएगा। क्या आएगा, प्रमस्तिष्क, ठीक है। आगे चलो, प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है, सबसे बढ़िया जो है ना, ये देख से मान लो, अभी ज्यादा तो अपने नहीं जानते लेकिन थोड़ा बहुत देखो कर ही लेते हैं।
जैसे ये आप मान लो, तो ये जो अग्रभाग है ना, ये क्या है, सबसे सर्वाधिक विकसित भाग है। और ये बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतन, अनुभव, विश्लेषण क्षमता, तर्क शक्ति और तथा वाणी आदि से संबंधित ये भाग होता है। ठीक है, आगे देखो, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? भाई मेरु तंत्रिकाएं, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो जोड़ी होती है वो कितनी मानी गई है? वो मानी गई 31। कितनी? 31 है। ठीक है, 31 है। मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है भाई? थायराइड, पीयूष, एड्रिनल, अग्नाशय। ठीक है, ये जो ग्रंथियां हैं, ये जो ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्रंथि है और या पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? थायराइड कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि गले में होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि हमारे यहाँ मस्तिष्क का जो पीछे का जो भाग होता है ना, पश्चिम भाग, यहाँ पीयूष ग्रंथि होती है। और जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि है, वो आपकी जो यहाँ किडनी है वहाँ एड्रिनल ग्रंथि होती है। ये तीनों है ना, ये आपके जो है वो आंतरिक आंतरिक प्रवाहित ग्रंथियां हैं, आंतरिक प्रवाहित ग्रंथियां हैं। ठीक है, और अग्नाशय है वो मिश्रित है। अग्नाशय क्या है? मिश्रित है। आगे देखो, मिश्रित ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां हैं जो बहिस्त्रावी है। भाई ये क्या है? ये बहिस्त्रावी है। इसको हम बहिस्त्रावी पढ़े आप, बहिस्त्रावी, इसको क्या पढ़े? बहिस्त्रावी व अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की तरह व्यवहार करती है, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। ग्रंथियां मुख्यतः बहिस्त्रावी होती है, बहिस्त्रावी होती है, लेकिन इनमें कुछ कोशिकाएं अलग होती है, जैसे अग्नाशय, वृषण, अंडाशय। ये तीनों है ना, ये ध्यान रखना, ये किस में आती है? मिश्रित में आती है। भूख, प्यास व ताप नियमन केंद्र की स्थिति है। भूख प्यास हमने बात की थी ना, मस्तिष्क के अग्रिम भाग की, दो प्रकार का होता है। तो भूख, प्यास, ताप, ये तीनों किस में आएंगे? ये तीनों आएंगे हाइपोथैलेमस में। किस में? हाइपोथैलेमस में आएंगे। किस में आएंगे? हाइपोथैलेमस में, याद रखेंगे। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित हुई? अब सीधा यहाँ से देख लो, वरना मस्तिष्क का अग्र भाग, मध्य भाग और जो पश्चिम भाग होता है ना, पश्चिम भाग में आपके पीयूष ग्रंथि होती है, मस्तिष्क के आधार तल पर। ठीक है, यहाँ होती है मस्तिष्क के आधार तल पर। ठीक है, आगे चलो, ये देखो, ये अभी इंग्लिश के प्रश्न आ चुके हैं, इनके भैया आप उत्तर लगा लो। चूज द मोस्ट appropriate answer from the option given in English for the हिंदी टेक्निकल वर्स, टेक्निकल वर्ब यानी स्वारी भत्ता। स्वारी भत्ता के लिए कौन सा शब्द आएगा? सीधा सा अर्थ है, अगर आपसे पूछे कि स्वारी भत्ता के लिए, भत्ता किसको कहते हैं? एलवेंस, जो है ना, एलवेंस होता है ना, एलवेंस, ये है एलवेंस का मतलब होता है भत्ता। एलवेंस का मतलब क्या होता है? भत्ता। स्वारी भत्ता है, इसलिए ये जो है कन्वेंस एलवेंस आएगा, कन्वेंस एलवेंस इसमें आएगा। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option from the हिंदी टेक्निकल टर्म्स गिवन बिलो फॉर द आपके इंग्लिश वर्ड ऑथेंटिक। क्या रहेगा? ऑथेंटिक। ठीक है, अगर सीधा आपसे पूछे ना ऑथेंटिक, तो आएगा प्रमाणिक। ऑथेंटिक तो क्या होता है? ऑथेंटिक, ऑथेंटिक तो है प्रमाणित। अगर पूछ ले ऑथेंटिक सन, ऑथेंटिक सन, ठीक है, तो आपके उत्तर रहेगा प्रमाणीकरण। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के लिए क्या आएगा शब्द? नोटिफिकेशन के लिए आपके अधिसूचना आती है। नोटिफिकेशन के लिए क्या है? अधिसूचना। व्हाट ऑन द प्रोबेशन, ठीक है, ये देखो, प्रोबेशन काल्ड इन हिंदी। प्रोबेशन काल किसको कहते हैं? प्रोबेशन काल होता है आपके 2 वर्ष का जो है ना परिवीक्षक दिन होता है। जब आप नौकरी लगेंगे तो क्या है, 2 वर्ष का जो प्रोबेशन काल होता है उसको कहते हैं परिवीक्षक अधीन। ठीक है, परिवीक्षक अधीन। ये देखो भी, 4 सेमी भुजा एक घन को रंगा जाता है, ये मैथ के प्रश्न है, आप इसके उत्तर लगा लो। सेमी, 4 सेमी ऊर्जा के घन को रंगा जाता है, 1 सेमी वगैरह जो भी है, किसी सतह रंग होता है। इसका उत्तर है 8। कितना है? इसका उत्तर है 8। इसका जो उत्तर है वो है 8। एक घन की सभी फलकों को नीले रंग से रंगा जाता है, इसमें समान से 64 छोटे घनों को काटा जाता है। तो कितने घनों की मात्रा मात्र एक फलक रंगी जाएगी? कितने की रंगी जाएगी? इसका भी उत्तर क्या है? 8। एक घनाभ में विभिन्न रंगों की 6 फलक है, लाल फलक, काले फलक, विपरीत नीला फलक वगैरह, काला, पीला, नीला, भूरा। इसका जो उत्तर है वो है सफेद।
दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेमी संलग्न मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, बनने घनाभ वगैरह क्षेत्र जो भी हैं, इनका जो उत्तर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 90 वर्ग सेमी रहने वाला है। ठीक है, आप मैथ के प्रश्न है, इनको थोड़ा आप कर लें भाई, मैथ के प्रश्नों को आप अपने स्तर पर कर लें। एक घन के किनारे 20% वृद्धि की जाती है, तब इनके आयतन में वृद्धि होगी, वो होगी 72.8%। कितनी? 72.8%। 3 सेमी 3 सेमी जो है, 3 सेमी वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोले की त्रिज्या 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी। तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी होगी भाई, कितनी होगी बताओ? तो ये हो जाएगी आपकी 2.5 सेमी। कितनी हो जाएगी? 2.5 सेमी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो है प्रश्न पत्र। ठीक है, इसमें हमने जो है 75 प्रश्न किए। जो मैथ के प्रश्न है या रीजनिंग के संबंधित है, उनको आपको खुद को थोड़ा हल करना होता है, वहाँ ज़्यादा नहीं। बाकी सब्जेक्ट है जो उनको प्रयास करते हैं अपने। और हिंदी के जो हमारे साथी हैं उनके लिए हम एक नई जो मुहिम है, वो हिंदी टेस्ट जो सेकंड पेपर है उसके लिए जल्द 5 तारीख से लेके आ रहे हैं, तो आप उसे जुड़ने का प्रयास करिएगा। और तब तक के लिए हम एक नए वीडियो के लिए आए, तब तक आप इस सीरीज से जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।